हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। तो इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अब देखते हैं कि कौन कौन से डेरिवेशन इसमें इम्पोर्टेंट है। वैसे तो डेरिवेशन कई छः है, लेकिन एग्ज़ाम में कुछ ही डेरिवेशन पूछता है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो एनसीईआरटी के अनुसार जो सिलेबस कटा हुआ है उसके हिसाब से हम लिखे हैं ये डेरिवेशन हमको करना है। देखिए, सबसे पहला डेरिवेशन है कूलाम का नियम तथा इसका सदिश निरूपण। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, पूछता है। अगर 4-5 साल पहले का आप पेपर उठा करके देखेंगे तो 2 या 3 सालों में जरूर पूछा होगा। ठीक। दूसरा है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। और तीसरा डेरिवेशन है गाउस का प्रमेय। ठीक। गाउस का प्रमेय में से हर साल एक न एक पूछता है। जो पेपर कोड आता है ना, वो कई प्रकार के पेपर कोड आते हैं, तो किसी न किसी कोड में जरूर इससे पूछता है। तो गाउस का प्रमेय तथा इसका अनुप्रयोग, 3 अनुप्रयोग हमको पढ़ना है इसमें गाउस का प्रमेय। पहला है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। ठीक। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र। दूसरा इसका अनुप्रयोग है अनंत विस्तार के एक समान आवेशित चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। ठीक। और तीसरा है एक समान आवेशित खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक। ये इतने डेरिवेशन है, मतलब 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डेरिवेशन हमको इस पूरे लेक्चर में डिस्कस करना है। तो चलिए बिना किसी देर के इसका सदिश निरूपण है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कूलाम का नियम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक। मतलब कूलाम का नियम ये कहता है कि अगर कोई भी दो बिंदु आवेश हैं जो कि r दूरी पे हैं, तो उनके बीच कार्य करने वाला जो बल है उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की जो दूरी होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे कोई q आवेश है, प्लस q आवेश। ठीक। और इससे r दूरी पर एक और बिंदु आवेश q है, प्लस q है। ठीक। तो इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल है ना, वो इनके मात्राओं का गुणनफल मतलब q मल्टीप्लाई q के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक। तथा इनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब f व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1 तथा इसको समीकरण नंबर 2। देखिए, डिफिनेशन का मतलब यही है कि डिफिनेशन ये कह रहा है कि अगर कोई दो बिंदु आवेश हैं जो कि r दूरी पे हैं,
तो उनके उनके बीच जो लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल है ना, उनके मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आगे देखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से F बराबर F अनुक्रमानुपाती, इसको Q1 और Q2 बना लीजिए, ठीक। Q1 Q2 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। अब देखिए आगे जो यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है, इसको हटाने के लिए हम एक नियतांक लेते हैं। तो आगे देखते हैं इधर F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और इस चिन्ह को हटाने के लिए हम K लेते हैं, Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, जहाँ K बराबर नियतांक, मतलब K एक नियतांक होता है और K का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, K का वैल्यू होता है, और इसका मान फिक्स होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर होता है, ठीक। ये रहा सदिश का नियम, सदिश का करें कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। कूलाम के नियम के अनुसार होता है कि अगर कोई दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पे हैं, तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। तो ये रहा कूलाम का नियम। अब हम देखेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, ठीक। चलिए तो आगे देखते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम का नियम हमने समझ लिया, अब आगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण देखते हैं, ठीक। जैसे दो बिंदु आवेश लिखते हैं, एक Q1 और एक Q2। मूल बिंदु से इनकी दूरी Q1 की दूरी R1 होगी और Q2 की दूरी R2 लेते हैं, ठीक। अब देखिए आगे हमको क्या करना है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करना है हमको। तो देखिए माना सबसे पहले हम Q1 और Q2 दोनों का स्थिति सदिश लिखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना Q1 तथा Q2 का स्थिति सदिश R1 तथा R2 है। अब देखिए तब Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, ठीक। देखिए Q1 के कारण Q2 पे लगने वाला बल, तो Q1 के कारण Q2 पे लग रहा है ना, मतलब पहले 2 होगा बाद में 1, F2 1। Q1 के कारण Q2 पे लगने वाला बल, जिस पर बल लगता है उसको पहले लिखते हैं और जो बल लगाता है उसको बाद में, मतलब F2 1 लिखेंगे, ठीक। ठीक इसी प्रकार Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, कितना होगा F1 2, क्योंकि Q2 के कारण मतलब दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पे बल लगाया जा रहा है, तो उसको हम F12 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। ठीक, सबसे पहले हम मानते हैं कि Q1 Q2 जो है उसका स्थिति सदिश R1 तथा R2 है। उसके बाद Q1 के कारण Q2 पे लगने वाला बल F21 लेते हैं तथा Q2 के कारण Q1 पर लगने वाले बल को F12 लेते हैं, ठीक। आगे देखिए, आगे Q1 से Q2 की ओर जाते सदिश को
R21 से दर्शाते हैं। अतः R21 बराबर हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1। ठीक इसी प्रकार आगे लिखेंगे। इसी प्रकार Q2 से Q1 की ओर जाते सदिश को R12 से दर्शाते हैं। अतः इससे हम क्या लिख सकते हैं, R12 बराबर R1 माइनस R2। ठीक। अब देखिए, अगर कोई भी सदिश है और उसकी दिशा को निरूपण करना है या उसके दिशा की व्याख्या करना है तो हम एकांक सदिश के द्वारा करते हैं। ठीक। सदिश एक एकांक सदिश होता है। किसी भी सदिश का एकांक सदिश होता है जो उसके दिशा का उल्लेख करता है। मतलब यही बात हम लिखेंगे, किसी सदिश की दिशा का उल्लेख उस सदिश के अनुरूप एकांक सदिश के द्वारा करते हैं। मतलब किसी भी सदिश की दिशा का उल्लेख करना है ना तो उसी के जैसे एकांक सदिश के द्वारा करते हैं। एकांक सदिश को कैसे, जैसे मान लीजिए कि अगर ए कोई सदिश है तो इसका हमको एकांक सदिश लिखना है तो लिखेंगे ए कैप बराबर ए सदिश और बटा में ए सदिश का परिमाण। ठीक है, ऐसे निकलता है एकांक सदिश। मतलब ए सदिश कोई है, अगर इसका एकांक सदिश निकालना है तो लिखेंगे ए कैप बराबर ए सदिश बटा में ए सदिश का परिमाण। जैसे मान लीजिए अगर देखा जाए तो मान लें हम लिख दें 3i कैप प्लस 4j कैप, ये ए सदिश हो गया। अब हम बोलते हैं इस ए सदिश का एकांक सदिश निकालिए। ठीक, तो अगर इसका हमको एकांक सदिश निकालना है तो लिखेंगे ए कैप बराबर पूरा सदिश लिख देंगे। ठीक, और इस सदिश का परिमाण चाहिए और परिमाण का सूत्र होता है ए मॉड में ए बराबर अंडर रूट में पूरे सदिश का स्क्वायर का योग, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो मॉड में ए बराबर हो जाएगा 9 प्लस 16 25, अब बाहर निकलेगा 5। मतलब इसका परिमाण कितना आ गया, 5 आ गया। और उसके बाद नीचे लिख देंगे ये 5। अब ए कैप बराबर हो जाएगा 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। ठीक, ऐसे निकलता है एकांक सदिश। तो हमको अगर किसी सदिश की दिशा का उल्लेख करना है तो हम उसी सदिश के रूप एकांक सदिश के द्वारा करेंगे। तो यहाँ पे जैसे सदिश है क्या R21 तथा R12। ठीक, तो आगे हम लिखेंगे R12 तथा R21 का एकांक सदिश। ठीक, कैसे होगा एकांक सदिश, तो इसको लिखेंगे R12 आई कैप बराबर R12 सदिश अब बटा में R12 का परिमाण। ठीक, और आगे R21 कैप निकालना है तो इसके लिए होगा R21 सदिश अब बटा में इसका परिमाण। ये होगा इसका एकांक सदिश। ठीक, आगे देखिए। तो अब कूलाम के नियम के अनुसार लिखेंगे आगे, कूलाम के नियमानुसार। कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कहता है कि किसी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो जैसे देखिए अब 2 प्रकार के बल लगेगा। जैसे एक आकर्षण बल लगता है, एक प्रतिकर्षण बल लगता है। तो आकर्षण बल जब लगेगा
तो उसके लिए माइनस लगाते हैं, प्रतिकर्षण जब बल लगता है उसके लिए प्लस लगाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए Q1 के कारण Q2 पे लगने वाला बल, तो क्या होगा F21 बराबर लिखना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में इसके बीच की दूरी कितनी होगी R21 का स्क्वायर। अब ये सदिश लिखना है ना हमको, सदिश निरूपण करना है, तो सदिश में परिमाण भी होता है और परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा भी होता है। तो यहाँ पे हम दिशा भी लिख देंगे इसकी R21 कैप, ठीक। कैप क्या होता है, एकांक सदिश क्या बताता है, दिशा बताता है। ठीक इसी प्रकार हमको R12 अगर निकालना होगा तो इसके लिए लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R12 का वर्ग और R12 कैप, ये होगा इसका सदिश निरूपण। और यदि R12 बराबर हो, यदि R12 R21 के बराबर हो तो हम लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, और जो यहाँ पे जो दूरी लिखेंगे उसका एकांक सदिश निकाल देंगे R कैप, ठीक। ये होता है इसका सदिश निरूपण। कूलाम के सदिश का निरूपण यही होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, जैसे हम पहले कूलाम का नियम पढ़ लिए थे, अब हम समझ रहे हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो देखिए कूलाम के नियम का सदिश निरूपण लिखना है तो मतलब उसका परिमाण भी लिखना होगा और परिमाण के साथ साथ दिशा भी लिखना होगा। तो कूलाम के नियम में हम बस केवल इतना लिखते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, ये हो गया कूलाम का नियम। लेकिन अगर इसका हमको सदिश निरूपण लिखना है ना तो उसमें दिशा भी होनी चाहिए। और देखिए बस क्या अंतर है, अगर दिशा का निरूपण करना है तो जो दूरी ली है उसका R कैप चाहिए, एकांक सदिश चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सदिश निरूपण और कूलाम के नियम दोनों में बस इतना का अंतर होता है कि इसमें R कैप होता है जो दिशा को बताता है और इसमें R कैप नहीं होता है, ठीक। तो देखिए जैसे मान लीजिए दो आवेश है Q1 और Q2, तो इनका स्थिति सदिश क्या होगा, R1 और R2 होगा, ठीक। यहाँ पे लिखे हैं R1 और R2 तथा दोनों के बीच लगने वाला बल F21 F12 हो जाएगा। Q1 से Q2 की ओर जाते सदिश को R21 से लिखते हैं और R21 बराबर होता है R2 माइनस R1, और जब आवेश Q2 से Q1 की ओर जाएगा तो उसको R12 लिखेंगे, R1 माइनस R2, ठीक। यहाँ पे हम लिखे हैं किसी सदिश की दिशा का उल्लेख उस सदिश के एकांक दिशा के अनुरूप होता है, ठीक। जैसे R12 और R21 दोनों का हमने एकांक सदिश लिखा है, उसके बाद कूलाम के नियम से लिख दिए हैं। ये होता है इसका फॉर्मूला। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पुनः वीडियो को देख लीजिए पीछे करके। आगे है दूसरा डेरिवेशन, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले हमने पहला डेरिवेशन पढ़ा कूलाम के नियम तथा इसका सदिश निरूपण, और अब इस चैप्टर का दूसरा डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक। तो वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो तरीके से निकलता है, एक तो पहले निकलता है अक्षीय स्थिति में और दूसरा निकलता है निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। और ये दोनों का हम डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं अक्षीय स्थिति में। जैसे एक द्विध्रुव मानते हैं हम, एक AB एक द्विध्रुव है, जैसे AB एक द्विध्रुव है और उस द्विध्रुव से R दूरी पर, इस द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पे बिंदु P कोई स्थित है। AB एक द्विध्रुव है, ठीक, और इस द्विध्रुव का केंद्र O है और इसके केंद्र से R दूरी पे एक बिंदु P स्थित है और उस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये बातें हम यहाँ पे लिखे हैं कि AB एक द्विध्रुव है और द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पे एक बिंदु P स्थित है और इस बिंदु पे हमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक। तो हम आगे डेरिवेशन में ये करेंगे कि एक बार माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, ठीक, और एक बार प्लस Q के कारण इस पे वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे और दोनों को हम ऐड कर देंगे, मतलब उसका परिणामी मान निकालेंगे, तो वही हो जाएगा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का मान। इतना हमको करना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम करते जाते हैं।
देखिए आगे करेंगे प्लस क्यू के कारण। सबसे पहले हम निकालेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक, अलग अलग दोनों का निकालेंगे तो पहले हम प्लस क्यू के कारण निकालते हैं। तो इसके लिए होगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में, इसके बीच की दूरी चाहिए। तो बीच की दूरी यहाँ से यहाँ की हमको दूरी निकालना है, मतलब B से P के बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए O से P के बीच की दूरी R है और इतनी दूरी L है, मतलब R में से अगर L इतना माइनस कर दे तो बची हुई जो दूरी होगी B से P के बीच की हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, R माइनस L पूरे का वर्ग। ये होगा प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का मान। और इसकी दिशा होगी, इसकी दिशा होगी P से B की ओर, सॉरी B से P की ओर, B से P की ओर। ठीक, B से P की ओर होगी। अब देखिए और एक बार अब निकालेंगे माइनस क्यू के कारण। माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का मान, मतलब E2 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में R प्लस L का वर्ग। ठीक, और इसकी दिशा होगी P से A की ओर। तो हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि एक बार हम Q के कारण निकालेंगे, एक बार P के कारण निकालेंगे और दोनों को हम जोड़ देंगे, वो परिणामी मान निकल जाएगा। वही हमारा होगा द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का मान। मतलब E1 और E2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन देखिए इन दोनों की दिशा विपरीत है। ठीक, तो जब दोनों की दिशा विपरीत है तो एक को प्लस लेंगे और एक को क्या लेंगे, माइनस लेंगे। मतलब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, मतलब E बराबर E1 प्लस E2। लेकिन चूंकि E1 व E2 की दिशा विपरीत है, दिशा कैसी है, विपरीत है, अतः E बराबर क्या होगा, E1 माइनस E2। क्योंकि जब विपरीत बल लगते हैं तो एक प्लस होता है और एक क्या होता है, माइनस होता है। ठीक ना। अब देखिए E1 का मान रखिए वहां पे और E2 का मान। तो E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पे E1 का मान है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में R माइनस L का स्क्वायर, क्यू बटा में R माइनस L का स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए अब दोनों में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, तो और Q भी कॉमन है। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है और इसमें भी, तो कॉमन ले लेंगे और Q भी कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों में Q है। अब क्या क्या बच जाएगा, 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है। अब ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो लास्ट में आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, मतलब प्रूफ हो जाएगा। ठीक, देखिए हल करते हैं लाइन बाई लाइन। Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो होगा R माइनस L का स्क्वायर पुस्तक में R प्लस L का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए R माइनस L स्क्वायर से जब डिवाइड देंगे तो ये कट जाएगा, अब बचेगा इतना R प्लस L का स्क्वायर। ठीक, माइनस जब इससे इन दोनों में भाग देंगे तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना R माइनस L का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए
आगे होगा क्यूब बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका वर्ग करेंगे हम, ठीक है। तो इसका वर्ग जब हम करेंगे तो होगा आर ए स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब एक में प्लस 2ab होता है, एक में माइनस 2ab होता है। तो इसको लिखेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस प्लस 2rl, ठीक। अब देखिए इसमें आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl बटे में। अब देखिए इसका भी वर्ग है और इसका भी वर्ग है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पूरे का r माइनस एल एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में r प्लस एल और पूरे का वर्ग कर देते हैं, ठीक। मतलब इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग दोनों को एक में कर दिए। अब देखिए आगे होगा क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए अब ये कोष्टक ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो माइनस से सब में गुणा होगा और इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। अब सब में माइनस तो होगा तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl होगा बटे में। अब देखिए एक कोष्टक में a माइनस आर माइनस एल और दूसरे कोष्टक में r प्लस एल। ये बीजगणित का एक सूत्र है, जैसे a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो यहाँ पे है r माइनस एल r प्लस एल, इसका मतलब होगा ये r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर। अब पूरे का कितना 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे r माइनस में है, यहाँ पे r प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और l भी कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया 2rl और यहाँ पे 2rl, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। मतलब ये होगा q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2rl और 2rl जोड़ देंगे तो 4rl हो जाएगा। अब बटे में नीचे देखिए, नीचे तो सेम वैसे ही आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर, ठीक। आगे यहाँ पे देख लेते हैं इसी में, ठीक। लिखेंगे यदि जो r का मान होगा अगर वो l से बहुत बड़ा होगा, ठीक, तो q बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 4rl बटे में अगर r का मान बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो l उसमें से माइनस करेंगे तो वो लगभग r के मान के ही बराबर आएगा, लगभग में। इसीलिए यहाँ से r को हटा देते हैं, l को हटा देते हैं, तो बनता है r स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे देखिए टॉपिक हम लिखे हैं डेरिवेशन का, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, और इसमें हम वैद्युत द्विध्रुव लिए हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं डेरिवेशन का मेन मकसद ये है ना कि जो लास्ट में कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा फार्मूला उसमें कहीं ना कहीं द्विध्रुव दिखेगा। तो यहाँ पे Q लिखा है और 4rl लिखा है, तो इसको हम ऐसा कन्वर्ट करेंगे ना कि वहाँ पे हम द्विध्रुव का लिख सकें। मतलब देखिए इसको ऐसे लिखेंगे Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये इसमें से 2qrl लिखते हैं। और क्या बच गया, 4 में से यहाँ पे 2 लिख दिए हैं, r को भी लिख दिए और इस q को l को लिख दिए, तो बच गया केवल 2, तो 2 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए नीचे जब r का वर्ग है उसका भी वर्ग है तो r का कितना हो जाएगा, r का पावर 4 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2, देखिए r यहाँ पे r से r एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये r का पावर 3 बचेगा। अब 2ql द्विध्रुव का सूत्र होता है, लिख देंगे यहाँ पे द्विध्रुव का एक सूत्र होता है p और यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक। 2p बटा में r क्यूब। और द्विध्रुव का क्या सूत्र होता है,
P बराबर 2QL, ये द्विध्रुव का सूत्र होता है P बराबर 2QL। तो यहाँ पे 2QL दोनों के जगह पे हम क्या लिख दिए हैं, P लिख दिए हैं, तो 2 बचा है तो 2 यहाँ पे लिख दिए। एक R से ये 4 R का पावर 4 था, तो R से R कैंसिल हो गया, तो R का पावर Q बचा, तो यहाँ पे लिख दिए। यही होता है परिणामी द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का मान यही होता है। मतलब E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटा में RQ। ये रहा हमारा फाइनली डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर लॉजिक समझेंगे ना तो 2-3 मुख्य इसमें बातें हैं। उन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये डेरिवेशन हो जाएगा। कोई उतना लंबा तो है लेकिन हार्ड नहीं है। ठीक, एक बार फिर से कोशिश करते हैं समझाने का, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालने, वो भी किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। ठीक, तो हमने ए बी एक द्विध्रुव लिया है, ठीक, और द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पे बिंदु P लिए हैं, और उस बिंदु P पे हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। ठीक, यहाँ पे लिखे हैं। तो हम डेरिवेशन में ये करते हैं कि एक बार प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, ठीक, और एक बार माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, और दोनों वैद्युत क्षेत्र का हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, दोनों का योग निकालते हैं, परिणामी मान निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लिखे हैं कि दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है, तो यहाँ पे एक को क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे माइनस लिए हैं। ठीक, अब देखिए E1 हम निकाल दिए हैं प्लस Q के कारण, और E2 निकाले हैं माइनस Q के कारण, और दोनों का मान यहाँ पे रख दिए हैं और इसका सॉल्यूशन किए हैं। तो लास्ट में हमारा फॉर्मूला आया है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P बटा में RQ। ठीक, चलिए तो आगे अब हम अगला डेरिवेशन देखेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का मान कैसे निकलता है। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।